चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा होगा। तो एनपीओ हम लोग पढ़ रहे हैं और मैं आपको एनपीओ की हर क्लास में एटलीस्ट वो दो डिफरेंस बार बार रिमाइंड कराऊंगा, बिकॉज मैं बार बार बोलता हूँ कि एनपीओ का चैप्टर सिर्फ उन दो पॉइंट पे चलेगा। तो डिफरेंस जो था आपके पास, दो डिफरेंस जो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट के और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के, ये दो डिफरेंस मैं आपको हर क्लास में बोलूंगा, बिकॉज इन डिफरेंसेस के ऊपर ही पूरा चैप्टर रन हो रहा है। नंबर वन डिफरेंस फॉर द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, it is made on the cash basis. This account is made on the cash basis and this account is made on the accrual basis. That is the first difference of the accounts. Number two, receipts and payment account will record all capital and revenue nature of items. तो कोई भी इनफ्लो, कोई भी आउटफ्लो, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो, इट विल बी शोन इन द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विल रिकॉर्ड ओनली एंड ओनली रेवेन्यू नेचर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर. सिर्फ आपको अपने माइंड में ये दो डिफरेंस रखने हैं, बाकी ये चैप्टर बहुत ईजी है. जैसे मैंने आपसे पहले भी बोला था, आपके बोर्ड एग्जाम में जो सम आएगा, दे विल गिव यू वन रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट. ये अकाउंट कैसे बना है? कैश कॉन्सेप्ट पे. इसमें आपने क्या रिकॉर्ड किया? कैपिटल एंड रेवेन्यू बोथ. और ये क्वेश्चन में गिवन होता है आपको. जो क्वेश्चन 6 मार्क का आएगा बोर्ड में, ये अकाउंट आपके पास गिवन होगा. इस अकाउंट को देख के यू हैव टू मेक टू अकाउंट्स. वन इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर, वन इज बैलेंस शीट. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर विल रिकॉर्ड ओनली एंड ओनली रेवेन्यू नेचर ऑफ आइटम्स. तो आपका टास्क सिर्फ इतना सा है, यहां से रेवेन्यू के आइटम को पिक करके यहां पे ले जाओ. इतना सा काम करना है. बट वाइल ट्रांसफरिंग आपको यहां पर एक्रूअल कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी. कैपिटल के जितने भी आइटम्स होते हैं वो सब बैलेंस शीट में लेके चले जाओ. बस इतना काम करना है, पूरा सम सॉल्व हो जाएगा. इन द प्रीवियस क्लास हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था रिगार्डिंग एडजस्टमेंट्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए भी, बिकॉज बोर्ड एग्जाम में या तो इसके ऊपर एक अलग से सम आता ही आता है 3-4 मार्क के लिए. अगर अलग से सम नहीं भी आया है तो डेफिनेटली इट दिस एडजस्टमेंट मे बी पार्ट ऑफ मेन सम. और आपसे पूछा क्या जाएगा, एज आई टोल्ड यू, इट इज ए रेवेन्यू इनकम. It is what? It is a revenue income, and this is the money which is paid by the member to the NPO for the smooth functioning of the NPO. जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं, आप हाउसिंग सोसाइटीज में रहते हो तो आप अपना मेंटेनेंस पे कर रहे हो मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, जैसे भी पे कर रहे हो. क्यों पे कर रहे हो? बिकॉज यू आर द मेंबर ऑफ दैट NPO. फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी आपको फी पे करना पड़ेगा. तो आपका टास्क यहां पर क्या रहेगा? एज इट इज ए रेवेन्यू इनकम, इट विल बी पार्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो आपका टास्क सिर्फ बहुत छोटा सा है यहां पे. यू नीड टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन in income and expenditure account. And as we know, this account is made as per the accrual concept. And what this concept says to you, कि only current year income and expenditure will be counted and will be shown in the books. तो in the simple words में अगर आपको बोलूं तो मुझे वो सब्सक्रिप्शन चाहिए जो करंट ईयर का है. रिसीव हुआ नहीं हुआ मुझे उससे मतलब नहीं है. कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर करंट ईयर का है तो मुझे चाहिए, बिकॉज आई नीड टू कैलकुलेट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो मैंने आपको उसको करने का एक वे भी सिखाया था. मैंने क्या सिखाया था आपको? कोई भी इनकम, जो सब्सक्रिप्शन इज ए इनकम, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. इट इज ए इनकम फॉर द NPO. इट इज व्हाट? इट इज ए इनकम फॉर द NPO. लॉजिक क्या लगाना है आपको? कोई भी इनकम, if it is received in advance, if it is what? Received in advance, किसी भी बिजनेस में, किसी भी अकाउंट्स में, इट इज ए लाइबिलिटी. थ्रू आउट लाइफ ये लाइबिलिटी ही रहेगा. कोई भी इनकम
if it is due but not received, if it is due but not received, it will be asset. तो मैंने आपको एक टेक्निक सिखाई थी कि लेजर से कैसे सॉल्व करेंगे आप सम. दैट इज द इजीएस्ट टेक्निक टू सॉल्व द सम. विद इन 2 मिनट वो पूरा सम सॉल्व हो जाएगा. करना क्या है आपको, उसके लिए एक लेजर रेडी करना है और कौन सा रूल फॉलो करना है आपको, जो मैंने सिखाया था प्रीवियस क्लास में, कि किसी भी एसेट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा कहां पर आता है थ्रू आउट योर लाइफ. खाली इस लेजर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरी लाइफ में बात कर रहा हूं. किसी भी एसेट का ओपनिंग बैलेंस लेजर में हमेशा डेबिट साइड में आएगा. किसी भी एसेट का क्लोजिंग बैलेंस हमेशा कहां पर आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा. किसी भी लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कहां पर आएगा, डेबिट साइड में आएगा. और किसी भी लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस कहां पर चला जाएगा, डेबिट साइड में. और जो आपको रिसीव हुआ ड्यूरिंग द ईयर, यहां पे बाई कैश दिखा देना. जो भी रिसीव हुआ है, जो भी डिफरेंस आएगा, जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी, दैट विल गिव यू आंसर कि आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट शो करोगे. तो इसके ऊपर कुछ सम हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अभी के लिए, बिकॉज इसका प्रैक्टिस बहुत जरूरी है. मैं कुछ सम आपको फॉरवर्ड करता हूं, उसको मैं स्क्रीन पे भी लेता हूं. तो पहले हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर. ठीक है, क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करेंगे. बट समझना अच्छे से, किसी को कोई डाउट है प्लीज मेरे को पूछते रहना बस. देखो इसमें क्या बोल रहा है, चेन्नई स्पोर्ट्स क्लब का कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में. तो चेन्नई स्पोर्ट्स क्लब रिसीव्ड रुपीज 6,50,000. तो इन्होंने ड्यूरिंग द ईयर 6,50,000 रुपीज रिसीव किया. करंट ईयर आपका देखो यहां पर कौन सा है, इट इज फ्रॉम 1 अप्रैल 16 टिल 31 मार्च 17. तो दिस इज द करंट फाइनेंशियल ईयर. ठीक है ना. दैट मीन्स करंट ईयर हो गया 16-17 का, नेक्स्ट ईयर हो गया आपका 17-18, और जो प्रीवियस ईयर रहा होगा वो होगा 15-16 का. एंड आई नीड, इन सिंपल वर्ड्स, आई नीड सब्सक्रिप्शन ओनली फॉर द 16-17. रिसीव हुआ है नहीं हुआ मुझे उससे मतलब नहीं है. तो वो क्या बोल रहा है, क्लब ने 6,50,000 रुपीज रिसीव किया. अभी हो सकता है इसमें से कुछ अमाउंट प्रीवियस ईयर का हो सकता है इसमें से कुछ अमाउंट नेक्स्ट ईयर का हो. पॉसिबल है या नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है. तो आपको सिर्फ वो अमाउंट चाहिए जो करंट ईयर का है. तो सबसे बेस्ट वे मैंने क्या सिखाया आपको कि लेजर बनाओ. लेजर बनने से क्वेश्चन बहुत इजी होगा. तो मैं इसको भी विद द हेल्प ऑफ लेजर ही सॉल्व करता हूं, फटाफट ये सम सॉल्व हो जाएगा. तो मेक ए फॉर्मेट फॉर द लेजर सब्सक्रिप्शन अकाउंट, और आपको वही रूल फॉलो करना है. ओपनिंग बैलेंस एसेट का डेबिट में, क्लोजिंग क्रेडिट में, लायबिलिटी का ओपनिंग क्रेडिट में और क्लोजिंग डेबिट में. और क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम केयरफुली रीड भी करना है. लायबिलिटीज लिख दी मैंने यहाँ पे, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट. क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड करना है. चलो स्टार्ट करते हैं इसको अभी. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 17. ठीक है, करंट ईयर कौन सा है आपका, 16-17. करंट ईयर पे अच्छे से फोकस करना. देखो 1 अप्रैल 16 से लेकर 31 मार्च 17 मेरा करंट ईयर है. डेट पे अच्छे से फोकस करो. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 17 मींस एट द एंड ऑफ द ईयर आपको इतना सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव हो गया. और मैंने क्या बोला था, कोई भी इनकम इफ इट इज रिसीव्ड इन एडवांस इट इज व्हाट, इट इज ए लायबिलिटी. और ये कौन सा बैलेंस हुआ, ओपनिंग या क्लोजिंग? ये तो क्लोजिंग हो गया ना, 31 मार्च 17 की बात हो रही है. तो इट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी. एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी लेजर में कहां पर जाएगा, डेबिट साइड में. तो टू एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है अमाउंट मेरे पास, 10,000 रुपीज. नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग. कोई भी इनकम इफ इट इज आउटस्टैंडिंग इट विल बी व्हाट, इट विल बी एसेट. डेट पढ़ लो कौन सा है, 1 अप्रैल 16.
तो मतलब ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट कहां पर जाएगा? ऑन द डेबिट साइड इन द लेजर। तो आउटस्टैंडिंग आपके पास कितना था? 20,000 रुपीज का। तो दिखा दो, टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000 rupees. After that, subscription received in advance, again it is a liability. और किसी भी लाइबिलिटी का डेट पढ़ लो एक बार, 31 मार्च 16 की बात हो रही है, मतलब ये कौन सा बैलेंस हो गया? ओपनिंग। और किसी भी लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कहां पर आएगा? क्रेडिट साइड में। तो बाई एडवांस सब्सक्रिप्शन। एकदम सिंपल वे में सॉल्व हो जाएगा सब। अमाउंट कितना दिया है आपको? 7,500। नेक्स्ट थिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2016-17। छोटा सा ट्विस्ट बोर्ड एग्जाम में आता है और उस पे आपको अच्छे से रीड करना है। तो मैं आपको यहां पर 2 लाइन लिख के देता हूं, उसका डिफरेंशिएट करो आप लोग पहले। तो सपोज मैं बोल रहा हूं आपसे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2016-17, या फिर मैं आपसे बोल रहा हूं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 17। इन दोनों लाइन के मीनिंग में कुछ डिफरेंस है क्या? अगर है तो प्लीज मुझे बताओ। कौन बताएगा? सेजल आप बताओ, आप लास्ट क्लास में थे नहीं, बाकी लोग लास्ट क्लास में थे, उन्होंने डिस्कस भी किया था इस चीज को। इन दोनों लाइन के मीनिंग में कुछ डिफरेंस लग रहा है आपको? यस सर। हाँ बताओ प्लीज। सर, हाँ बताओ। एज ऑन जो होता है वो बैलेंस शीट में यूज होता है ओके। फॉर्मेट में, और फॉर आई गेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाले में होता है। चलो वेरी गुड, चलो वेरी गुड। बट यहाँ पे इसका एप्लीकेशन क्या डिफरेंस क्या होगा? अभी अभी तो बैलेंस शीट तो हम बना नहीं रहे यहाँ पे अभी, तो इसका मतलब एप्लीकेशन क्या होगा इस डिफरेंस का यहाँ पे? सर वो तो नहीं पता। नहीं, कोई बात नहीं। और कौन बताएगा मेरे को? अभी आज एक नए बच्चे ने ज्वाइन की। प्रसाद, आपको इसका डिफरेंस पता है क्या होता है? सर वो शायद फॉर पूरे ईयर के लिए, और हम्म, जो एज ऑन है वो उस पर्टिकुलर एंडिंग पे। वो पर्टिकुलर ऑफ द ईयर ना, वो फाइनेंशियल ईयर ओके के एंड में। ओके ओके, चलो कुछ हद तक सही है आपका आंसर। श्रावणी आप बताओ, इसका डिफरेंस बताओ मुझे, आप तो थे लास्ट क्लास में। यस सर। सर जो सेल्स एज ऑन 31 मार्च है, मतलब वो ईयर के एंड में है, एंड लाइक पर्टिकुलर टाइम का ये बोल रहा है। ओके। और सर जो सेल्स फॉर 2016-17 है, सर वो पूरे सॉरी सर मैं कंफ्यूज हो गई, 1 मिनट। कोई बात नहीं, आराम से सोच के बता दो। ये सेल्स नहीं सब्सक्रिप्शन लिखा था मैंने शॉर्ट में। चलो मैं बताता हूं आपको। मैं काम पर दोनों में अमाउंट भी लिखता हूं, ये भी 10,000, ये भी 10,000। देखो क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ना है। पहले मैं आता हूं फर्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर। इसका मतलब देखो क्या है स्टेटमेंट का, कि ये जो 10,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग है, दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर 16 एंड 17। फर्स्ट स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि जो 10,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग है वो पूरे ईयर का आउटस्टैंडिंग है। मींस दिस 10,000 रुपीज बिलोंग टू दिस ईयर ओनली। बट अगर मैं यहां पर वर्डिंग यूज करूं आउटस्टैंडिंग एज ऑन दिस डेट, तो हो सकता है इसमें से कुछ अमाउंट प्रीवियस ईयर का भी आउटस्टैंडिंग हो, पॉसिबल है। तो यहां पर बोर्ड एग्जाम में ट्विस्ट आता है और बहुत बार आ चुका है, तो प्लीज इस लाइन को बहुत केयरफुली पढ़ना। फॉर में मीनिंग अलग होता है, एज ऑन में मीनिंग अलग होता है। तो अगर मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, मतलब वो अमाउंट सिर्फ उसी ईयर का आउटस्टैंडिंग है। और अगर मैं वर्ड यूज करूं आउटस्टैंडिंग एज ऑन दिस डेट, तो उसमें से कुछ अमाउंट प्रीवियस ईयर का भी आउटस्टैंडिंग हो सकता है। अभी भी कोई डाउट है तो मेरे को पूछो प्लीज, बिकॉज ये एडजस्टमेंट बोर्ड में काफी बार आ चुका है। सेजल क्लियर हुआ आपको? भी आप नहीं थे लास्ट क्लास में? यस सर। कोई डाउट किसी को इसमें? चलो कोई डाउट नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं अभी। तो अपने क्वेश्चन पे लौट के आते हैं।
इन्होंने देखो क्या लिखा है, आउटस्टैंडिंग फॉर, दैट मीन्स ये जो 25,000 रुपीज का आउटस्टैंडिंग था ये सिर्फ और सिर्फ 16-17 के लिए ही है। ये सिर्फ और सिर्फ 16-17 का आउटस्टैंडिंग है। तो देखो अभी आप पॉइंट नंबर 2 पे लौट के आओ। आपके पास एट द बिगिनिंग कितना आउटस्टैंडिंग था, 20,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग था, और नीचे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, आउट ऑफ विच 16,000 रुपीज वर रिसीव्ड। मींस आपके पास एट द बिगिनिंग 20,000 रुपीज का आउटस्टैंडिंग था, उसमें से आपको सिर्फ 16 ही रिसीव हुआ है। मींस अभी भी प्रीवियस ईयर का 4,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग होगा। क्यों? बिकॉज आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग 20,000 था, उसमें से आपको 16,000 रिसीव हो गया, दैट मीन्स स्टिल 4,000 रुपीज प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग रहेगा अभी। तो अगर मैं आउटस्टैंडिंग की बात करूं तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड करंट ईयर का कितना है अभी मेरे पास, 25,000 रुपीज। प्रीवियस ईयर का कितना है, 4,000 रुपीज, दैट मीन्स मेरे पास 29,000 रुपीज का एट द एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। एंड ड्यूरिंग द ईयर मुझे कितना रिसीव हुआ है, आई हैव रिसीव्ड 6,50,000 रुपीज। तो बाई कैश अकाउंट यहां पे लिख दो 6,50,000। जो भी डिफरेंस होगा बोथ द साइड्स विल गिव यू द आंसर। तो आपका एक बार चेक करना पड़ेगा डिफरेंस कितना आएगा। मैं एक बार चेक करता हूं कैलसी यूज करके फटाफट। तो 29,000 प्लस 6,50,000 प्लस 7,500, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज 6,86,500 रुपीज, और उसमें से डेबिट वाला साइड माइनस करो टू गेट द बैलेंसिंग फिगर, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो -30,000, इट इज 6,56,500 रुपीज। तो ये अमाउंट जो होगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, 6,56,500 रुपीज। प्लीज क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ो, जितना केयरफुली पढ़ोगे उतना मिस्टेक आपका कम हो जाएगा। तो यही आपका बुक में आंसर भी दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ अभी। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग अभी सॉल्व करते हैं इसका। कोई डाउट हो प्लीज मेरे को पूछ के चलना, मुझे वहीं पे बीच में स्टॉप करना कहीं पे डाउट आ रहा है तो देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू हैव टू कैलकुलेट द सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। करंट ईयर पे अच्छे से फोकस कर लो। तो मेरा जो करंट ईयर है वो है 17-18, जो प्रीवियस ईयर रहा होगा वो 16-17 रहा होगा, जो नेक्स्ट ईयर रहेगा वो कौन सा होगा, 18-19। ठीक, तो लेजर बना लेते हैं एक फटाफट, लेजर से फटाफट सॉल्व हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, अभी देखना आप लेजर की टेक्निक से ना आपके बड़े सारे एडजस्टमेंट बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। मैं आपको सिखाऊंगा कैसे सॉल्व करेंगे। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना है, 50,000। तो बाई कैश 50,000, स्पीड से सॉल्व करेंगे अभी थोड़ा सा। बाई कैश अकाउंट 50,000। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 17। तो देखो आपका ईयर कौन सा है, फर्स्ट करंट ईयर कौन सा है आपका, 1 अप्रैल 17 से लेकर 31 मार्च 18। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो होगा वो क्या होगा, एसेट, और ये एसेट का क्या हो गया, ओपनिंग बैलेंस, और ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट कहां पर आएगा, डेबिट साइड में। तो टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अमाउंट विल बी व्हाट, 20,000 रुपीज। Subscription outstanding as on 31st March 18. What is this? It is the closing balance of asset. It is what? It is the closing balance of asset. और amount कितना दिया, 6,000 rupees. तो दिखा दो। By outstanding subscription 6,000 rupees. Subscription received in advance as on 31st March 17. तो it is a liability. Date क्या है, ओपनिंग वाली है, और ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी कहां पर जाएगा, क्रेडिट साइड में। तो बाई एडवांस सब्सक्रिप्शन, अमाउंट इज व्हाट, ओपनिंग वाला है आपका 8,000 रुपीज। तो दिखा दो। एट द एंड आपके पास लिखा है क्वेश्चन में, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31st मार्च 18। इट इज ऑल्सो ए लायबिलिटी, बट कौन सा बैलेंस है, क्लोजिंग,
and closing balance of liability will go on the debit side. So to advance subscription, it is what? It is 9,000 rupees. अभी साथ में इन्होंने एक एडजस्टमेंट दे दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए, बट ढंग से पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा. Subscription of rupees 1500 are still in arrear for the year 16 and 17. सोच के बताओ मुझे क्या करना चाहिए मुझे इसका. कुछ करना चाहिए क्या इसका मुझे? देखो यही कंफ्यूजन बोर्ड में आएंगे. मेरी बात को बहुत केयरफुली सुनते रहो. लेजर से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको इसको टच भी नहीं करना है. क्यों नहीं टच करना है? समझते हैं इसको टच क्यों नहीं करना आपको. वो क्या बोल रहा है? सब्सक्रिप्शन ऑफ रुपीज 1500 आर स्टिल इन एरियर फॉर द 16-17. मीन 16-17 का इतना अमाउंट अभी भी आउटस्टैंडिंग है, अभी भी आउटस्टैंडिंग है. तो देखो मेरे पास यहां पे वर्डिंग क्या लिखा हुआ है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 18. कितना दिया था ये? 6,000. तो इस 6,000 में ये पहले से ऐड होगा ना, बिकॉज क्वेश्चन की वर्डिंग पे फोकस करो. आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 18 मीन 31 मार्च 18 में इतना अमाउंट आउटस्टैंडिंग था. हां, अगर यहां पर यह लिखा होता सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 17-18 6,000, तो आप 6,000 भी शो करते और ये भी शो करते आउटस्टैंडिंग में. इसलिए बोल रहा हूं यहां पर दो लाइन की इंपॉर्टेंस बहुत है, बिकॉज बोर्ड एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं वो. यहां पे आउटस्टैंडिंग फॉर का मतलब क्या है कि ये अमाउंट इसी ईयर का है. आउटस्टैंडिंग एज ऑन का मतलब क्या है कि इस डेट में इतना आउटस्टैंडिंग है, इसमें से कुछ अमाउंट प्रीवियस ईयर का हो सकता है. आपके क्वेश्चन में वर्डिंग क्या थी? देखो एज ऑन लिखा है यहां पे, वर्डिंग को पढ़ लो. यहां पे एज ऑन लिखा है. कितना अमाउंट था? 6,000. दैट मीन्स इस डेट में 31 मार्च 18 को 6,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग था. तो इस डेट में ऑलरेडी ये इंक्लूड कर दिया होगा आपने, तो मुझे इसको टच करने की जरूरत ही नहीं है अभी. हां, अगर यहां पर यह लिखा होता आउटस्टैंडिंग फॉर 17-18, तो मैं 1,500 रुपए और ऐड करता, बिकॉज फॉर द ईयर का मतलब क्या है कि वो सिर्फ उसी ईयर का आउटस्टैंडिंग है. बट इस केस में मैं इसको टच नहीं करूंगा. अभी एक बार चेक कर लेते हैं आंसर आ भी रहा है नहीं आ रहा हम लोगों का. तो बैलेंसिंग फिगर चेक करना पड़ेगा अभी कितना आ रहा है. तो 50 + 8 इज 58. 58 + 6 इज व्हाट? 64,000. 64 - 20 is 44. 44 - 9 is what? 44 - 10 is 34 + 1 35. तो ये आपका 35,000 रुपीज आंसर आ जाएगा. दैट इज द बैलेंसिंग फिगर. और इस अमाउंट को आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना होगा. तो ये आपका आंसर कितना आ रहा है? 35. देखो बुक में भी आंसर आ रहा है. इस सब में कोई डाउट तो मुझे बताओ. रिया क्लियर हुआ ये सम आपको? यस सर. सृष्टि, यस सर. अनुश्री, कोई डाउट इसमें? नो सर. हरसिमरन क्लियर है सम? यस सर. चलो गुड. श्रावणी, सेजल, यस सर. कृतिका, यस सर. चलो गुड. कोई डाउट हो प्लीज मेरे को पूछ के चलना. हम लोग आगे चलते हैं. अभी एक और मैंने सम फॉरवर्ड किया था आपको, उसको भी मैं सॉल्व कर रहा था आपको. क्वेश्चन नंबर 9. इसको भी सॉल्व करेंगे. देखो बस क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ लो, बाकी इस क्वेश्चन में डिफिकल्टी नहीं होती है. From the following extract of receipts and payment account and the additional information which is given to you, you have to calculate the income from the subscription and show how it will be shown in the income and expenditure account for the year ending 31st March 17
एंड बैलेंस शीट में भी कैसे शो करना है इसको, तो देखते हैं इसको। देखो पहली चीज तो आप कहीं नोट डाउन कर लो करंट ईयर कौन सा है। तो मेरा इस केस में करंट ईयर है 1 अप्रैल 17, इट विल एंड्स ऑन 1 अप्रैल 16, इट विल एंड्स ऑन 31 मार्च 17। ये मेरा करंट ईयर हो गया। प्रीवियस ईयर कौन सा रहा होगा मेरा 15, 16। नेक्स्ट ईयर कौन सा रहेगा मेरा 17, 18। तो ड्यूरिंग द ईयर आपको 72,000 रुपीज रिसीव हुआ है। दिस अकाउंट इज मेड ऑन द कैश बेसिस। छोटी छोटी चीजें माइंड में रख के चलो। तो ड्यूरिंग द ईयर आपको 72,000 रुपीज रिसीव हुआ है। इसमें से कुछ प्रीवियस ईयर का है, कुछ करंट ईयर का है, कुछ एडवांस में मिल गया आपको। चलो कोई बात नहीं। तो हम लोग करेंगे लेजर से सॉल्व, बहुत इजी होता है लेजर से सॉल्व करना सम को। विल मेक ए फॉर्मेट फॉर द सब्सक्रिप्शन अकाउंट। लेजर में कंफ्यूजन नहीं होता है, आराम से सम सॉल्व होता है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 16, आपका जो ईयर है वो कौन सा है 1 अप्रैल 16, इट विल एंड्स ऑन 31 मार्च 17। तो आउटस्टैंडिंग ओपनिंग की बात कर रहा है, तो इट इज एसेट और ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट विल गो ऑन द डेबिट साइड। तो टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन at the beginning it is 10,000 rupees। उसके बाद टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 17, तो क्लोजिंग हो गया अभी कितना है 25,000। तो बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 25,000। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 16, कौन सा बैलेंस हो गया ओपनिंग, इट इज व्हाट, इट इज ए लायबिलिटी। और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कहां पर आएगा क्रेडिट साइड में। तो बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन एंड द अमाउंट इज ₹4,000। उसके बाद ड्यूरिंग द करंट ईयर आपको 17, 18 का भी कुछ मनी रिसीव हुआ ना। ड्यूरिंग द करंट ईयर आपका जो करंट ईयर था 16, 17 का, इसमें आपको 17, 18 का कितना रिसीव हुआ 5,000। तो इट इज ऑल्सो ए लायबिलिटी बिकॉज कोई भी इनकम इफ इट इज रिसीव्ड इन एडवांस इट इज ए लायबिलिटी। तो उसको भी दिखा दो एंड इट इज ए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी। तो टू एडवांस सब्सक्रिप्शन अमाउंट इज ₹5,000। ड्यूरिंग द ईयर आपको कितना मनी रिसीव हुआ, ड्यूरिंग द ईयर आपको इन टोटल 72,000 रुपीज रिसीव हुआ। तो दिखा दो 72,000 बाय कैश। जो भी डिफरेंस होगा दोनों साइड का दैट विल गिव यू आंसर। तो 72 प्लस 4 इज व्हाट 76, 76 प्लस 25 इज व्हाट 76 प्लस 25 विल बी 1,01,000 एंड 1,01,000 माइनस 85 कितना हो जाएगा आपका 1,01,000 माइनस 15,000। तो 1 लाख माइनस 15 इज व्हाट 85,000 and 85 प्लस 1 इज 86,000। तो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिस इज द बैलेंसिंग फिगर और आपका आंसर यहां पर आ गया 86,000 रुपीज। बुक में कितना दिया आंसर देखो, बुक में भी 86,000 दिया। तो इन दिस वे लेजर से सब बहुत इजीली सॉल्व करते हो आप। अभी आपसे एक चीज और पूछिए इसमें कि बैलेंस शीट में कैसे शो करोगे डेटा को आप। तो यू हैव टू मेक वन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस, इट इज नॉट ए कंप्लीट बैलेंस शीट, यू हैव टू मेक ए एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 17। एट द एंड ऑफ द ईयर वी हैव टू मेक ए बैलेंस शीट। तो जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग आपको बैलेंस शीट में प्लेस करनी है। तो जस्ट एक फॉर्मेट यहां पे रेडी कर दो आप। लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट एंड अमाउंट। चलो तो आउटस्टैंडिंग अभी देखो बैलेंस शीट कब बन रही है 31 मार्च 17 की। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड 31 मार्च 17 कितना है 25,000। इट इज व्हाट, इट इज एसेट, इट इज एसेट बिकॉज इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। तो यहां पर दिखा दो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन
25,000 रुपीज। बट थोड़ा सा आपको यहां पे डिस्क्लोजर देना होगा। देखो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है आपका 25। तो सुनना मेरी बात को ध्यान से, एट द बिगिनिंग कितना आउटस्टैंडिंग था आपके पास? एट द बिगिनिंग 10,000 था आपके पास आउटस्टैंडिंग, और उस 10,000 में से आपको कितना रिसीव हुआ इस साल? 7,000 रिसीव हुआ आपको इस साल। तो दैट मींस इस 25,000 में से कुछ अमाउंट प्रीवियस ईयर का होगा, कुछ अमाउंट करंट ईयर का होगा। इस 25 में से कुछ अमाउंट प्रीवियस ईयर का है, कुछ करंट ईयर का है। और वो कैसे कैलकुलेट करना है आपको? देखो टोटल आउटस्टैंडिंग था 25, टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है 25,000। एट द बिगिनिंग कितना आउटस्टैंडिंग था 10,000, और इस 10 में से आपको कितना रिसीव हुआ इस साल? 7। दैट मीन्स अभी भी प्रीवियस ईयर का 3,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग होगा, और करंट ईयर का कितना होगा? 22,000 रुपीज। सेम वे लाइबिलिटीज में अगर आप आते हो तो लाइबिलिटीज में आपको कितना मनी एडवांस में रिसीव हुआ है? 5,000 रुपीज। तो इसको दिखा दो, एडवांस सब्सक्रिप्शन विच इज 5,000 रुपीज। तो इन दिस वे आपको पूरा बैलेंस शीट यहां पे बनाना नहीं है, सिर्फ यू हैव टू शो ओनली द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो आपको प्लेस करनी है इधर, और कुछ नहीं करना। ये सम क्लियर हुआ आप लोगों को? कोई डाउट इसमें किसी को? प्लीज पूछो मेरे को। कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। चलो वेरी गुड। तो मैं आपको अभी देखो लेजर से ना, अभी देखो आप सम आपको कितने इजी लगने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट किसी भी लेवल की आएगी। तो मैं आपको कुछ और सम फॉरवर्ड करूंगा अभी, जिसमें सब्सक्रिप्शन तो नहीं है बट कुछ और आएगा अभी इसमें। तो लेजर की टेक्निक से आप वो भी सम इजीली सॉल्व कर लोगे। मैं आपको कुछ सम फॉरवर्ड करता हूं अभी। आपको ये सम दिख रहा होगा स्क्रीन पे रिगार्डिंग सैलरी। इसमें सब्सक्रिप्शन नहीं है, सैलरी की बात हो रही है, ठीक है ना? तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो बस। सैलरी हो, सब्सक्रिप्शन हो, मेडिसिन हो, स्टेशनरी हो, कुछ भी होने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि मुझे यहां पर एक्रूअल कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, और एक्रूअल कॉन्सेप्ट मुझे सिंपल वर्ड में एक ही चीज बोल रहा है बार बार, कि कोई भी इनकम हो या एक्सपेंडिचर हो, इफ इट बिलोंग्स टू करंट ईयर, तो मुझे उसको करंट ईयर की बुक्स में शो करना है। सॉरी। तो देखो लेजर वाली टेक्निक फॉलो करो, क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी इज ए लाइबिलिटी और एसेट? फटाफट बताओ मुझे, आउटस्टैंडिंग सैलरी इज ए लाइबिलिटी और एसेट? एसेट। एसेट। किसने बोला एसेट? पहले मुझे ये बताओ। सर मैंने। सृष्टि, एसेट कैसे हो गया आउटस्टैंडिंग सैलरी? प्रीपेड सैलरी क्या होगा फिर? इट इज नॉट ए सब्सक्रिप्शन। सैलरी का समय ये देखो, समझो इस चीज को। आउटस्टैंडिंग इनकम तो होती है आपकी एसेट, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर तो एसेट थोड़ी ना होंगे हमारे। ये तो लाइबिलिटी बनेगी ना अभी। समझे सृष्टि आपको ये? ओके। सेम वे अगर मैं बात कर रहा हूं एडवांस इनकम, तो एडवांस इनकम इज ए लाइबिलिटी, बट अगर मैं बोलूं प्रीपेड एक्सपेंडिचर, तो प्रीपेड एक्सपेंडिचर इज नॉट ए लाइबिलिटी, इट इज ए एसेट टू मी। ठीक है ना? तो लॉजिक आपको लेजर में बस सिंपल सा यही फॉलो करना है, क्या एसेट है क्या लाइबिलिटी। तो इन दिस केस आउटस्टैंडिंग सैलरी विल बी ए लाइबिलिटी, प्रीपेड सैलरी विल बी एसेट। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हैं, फटाफट लेजर में प्लेस करो, विद इन ए मिनट आंसर आ जाएगा एग्जाम में। तो लेजर रेडी कर लो यहां पे सैलरी के लिए। particulars amount। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इट इज अ लाइबिलिटी, और किसी भी लाइबिलिटी का जो ओपनिंग बैलेंस रहेगा दैट विल गो ऑन द क्रेडिट साइड इन द लेजर। तो बाय आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो एट द बिगिनिंग द आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज ₹7,000। एट द एंड कितना आउटस्टैंडिंग है? देखो 10,000 रुपीज। तो टू आउटस्टैंडिंग सैलरी।
10,000. After that, prepaid salary we know it is a asset, और किसी भी asset का opening balance कहां पर आएगा? डेबिट साइड में. तो to prepaid salary. कितना prepaid salary था at the beginning? 5,000 rupees. Show it on the debit side. At the end कितना है prepaid salary? 4,000 rupees. It is a closing balance of asset and it will go to the credit side in the ledger. So by prepaid salary. And the closing balance of this prepaid salary is how much? 4,000 rupees. तो मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से अभी, कृतिका आप रिप्लाई करो इस क्वेश्चन का. सैलरी पेड इन कैश, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर दिस? सर कृतिका नहीं है मीटिंग में. कृतिका नहीं क्लास में आज? हाँ अभी थी क्लास में ना. चलो अनुश्री आप ही बताओ फिर, आपने बोला तो. व्हाट विल बी द एंट्री फॉर सैलरी पेड इन कैश? जर्नल एंट्री. सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट. वेरी गुड. एंट्री विल बी सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट. ठीक है ना. तो देखो आपके पास जो सैलरी दिया, आपने कितना सैलरी पे किया इस साल? 2 लाख रुपीस का सैलरी आपने पे किया. और एज पर अनुश्री ने क्या बोला अभी, एंट्री क्या बनेगी? सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट. टू कैश अकाउंट. अमाउंट यहाँ पे कितना है? 2 लाख रुपीस. तो सैलरी के लेजर में आप इसको कहां पर दिखाओगे? डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में? इस एंट्री को अगर आपको सैलरी के लेजर में पोस्ट करना हो तो कहां पर पोस्ट करोगे? डेबिट में, क्रेडिट में? हरसिमरन बताओ आप, इस सैलरी के लेजर में ये कहां पर आएगी एंट्री? डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में? रे आप बताओ, ये सैलरी की एंट्री कहां पर आएगी इन द लेजर ऑफ सैलरी? सिंपल है, इसमें क्या डाउट आ रहा है आप लोगों को? वी हैव पास्ड द एंट्री सैलरी टू कैश एंड वी हैव मीट द लेजर ऑफ सैलरी. तो इस एंट्री को आपको इस लेजर में पोस्ट करना है. तो क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि इस एंट्री को इस लेजर में, सैलरी के लेजर में कहां पर दिखाओगे आप? डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में? श्रावणी? सर डेबिट. डेबिट साइड में, बिकॉज आपने यहाँ पे सैलरी को डेबिट किया. सिंपल. तो यहां पर दिखा दो टू कैश अकाउंट 2 लाख रुपीस. जो भी आपका बैलेंसिंग फिगर होगा वो आपका आंसर हो जाएगा बस. तो टोटल ऑफ डेबिट साइड इज हाउ मच? 2,15,000 रुपीस. चेक कर लो बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है, वही आपका आंसर बनेगा बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो 7,411, 2,15,000 minus 11 is how much? 2,04,000 rupees. That means this is the amount of salary which we have to show in the income and expenditure account. और इनफैक्ट आपका जो आंसर है वो भी 2,04,000 रुपीज ही है. आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 पे. इन द ईयर 2015-16 सैलरी पेड इन कैश रुपीज 40,000. आपने इतना सैलरी पे किया. यू हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सैलरी which should be charged to income and expenditure account for the year ending 31st March 16. करंट ईयर पे अच्छे से फोकस रखा करो इन सारे सम्स में, और लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ते रहो बस. बाकी इनमें डिफिकल्टी लेवल इतना नहीं होता है जितना बुक्स में डराते हैं ये लोग. द कंडीशन इज दैट कि आपको क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है. तो अगेन वी विल मेक ए लेजर फॉर द सैलरी. एंड बहुत सिंपल बनेगा. अभी यहां पे देखो लेजर. हर बार आपको रूल वही फॉलो करना है जो मैंने सिखाया है आपको. आउटस्टैंडिंग क्या है, प्रीपेड क्या है, एडवांस क्या है, बस वही रूल फॉलो करो. पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट. तो देखो अभी आप यहां पे आउटस्टैंडिंग सैलरी, वी नो इट इज अ लायबिलिटी. और किसी भी लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कहां पर आएगा? क्रेडिट साइड में. तो दिखा दो बाई आउटस्टैंडिंग सैलरी. And the amount for this outstanding salary is how much? At the beginning it is rupees 3,000. Outstanding salary at the end is also given to you, which is 4,500. It is a closing balance of liability. To outstanding salary
which is 4,500 rupees. After this, prepaid salary is also given to you. We know prepaid salary is what? It is an asset because it is a prepaid expenditure. And all prepaid expenditures are what? Asset. तो at the beginning कितना दिया है आपके पास? 1800 rupees. और किसी भी एसेट का जो ओपनिंग बैलेंस है वो कहां पर आएगा? डेबिट साइड में. तो टू प्रीपेड सैलरी अकाउंट अमाउंट इज 1800 रुपीज. एट द एंड प्रीपेड सैलरी कितना है? 1400 का. इट इज ए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट. तो बाई प्रीपेड सैलरी अमाउंट इज 1400 रुपीज. आफ्टर दिस आपने कितना सैलरी पे किया? 40,000 रुपीज का. एंट्री क्या बनेगी? सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट. सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. तो सैलरी के लेजर में अगर आप इस इंफॉर्मेशन को पोस्ट करोगे तो ऑन द डेबिट साइड यू हैव टू राइट टू कैश अकाउंट. तो राइट ऑन द डेबिट साइड टू कैश अकाउंट and the amount for this salary is rupees 40,000 that we have paid. बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया. देखो भी इतना ही करना था आपको इसमें, और ये सब सम बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क के आ जाएंगे. तो लेजर से करोगे फटाफट सॉल्व होगा, कोई डिफिकल्टी आती नहीं है वहां पे. तो अगेन द डिफरेंस ऑफ बोथ द साइड्स विल गिव यू द अमाउंट विच विल बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो मैं एक बार फटाफट चेक कर लेता हूं कितना अमाउंट आ रहा है. इट विल बी 40,000 प्लस 4,500, 44,500 plus 1,800. टोटल ऑफ डेबिट साइड इज 46,300 रुपीज. और उसमें से आप माइनस कर दो क्रेडिट साइड. यू विल गेट द आंसर फॉर दिस. माइनस 4,400 इट इज 41,900 रुपीज. तो बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 41,900 रुपीज. और यही आपका आंसर हो गया. दिस इज द अमाउंट विच विल बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. और आपकी बुक में भी आंसर यही दिया है. करंट ईयर की सैलरी हो गई है. कोई डाउट यहां पे तो मुझे बताओ पहले. तो किसी को भी कोई डाउट यहां पे? ये एडजस्टमेंट्स क्लियर कर रखने हैं आपको माइंड में, बिकॉज अभी जब हम फुल फ्लैश सम सॉल्व करेंगे तो आपको इन एडजस्टमेंट्स को फिर से यूज करना है, बिकॉज इट विल बी पार्ट ऑफ सम्स नाउ. और अभी भी हमारे कौन कौन से एडजस्टमेंट्स बाकी हैं वो मैं बताता हूं आपको क्या क्या बाकी है. अभी हमारा इसमें बाकी है एडजस्टमेंट्स फॉर कंज्यूमेबल आइटम्स. और मैं आपको इसको भी लेजर से ही सॉल्व करवा दूंगा. कोई भी एडजस्टमेंट आएगा इसका आप लेजर से फटाफट सॉल्व कर दोगे. जो टेक्निक आप सब्सक्रिप्शन में यूज कर रहे हो, जो सैलरी में यूज करोगे, वही टेक्निक आपको यहां पर भी मैं यूज करवाऊंगा और आप फटाफट सॉल्व करोगे इसको भी. ठीक. एक एडजस्टमेंट बाकी है फंड बेस्ड अकाउंटिंग का. और ये एडजस्टमेंट भी बोर्ड में कई बार आ चुका है, अलग से सम इसका आता है कई बार, बट ये बहुत ज्यादा इजी है. इसमें आपको लेजर की रिक्वायरमेंट होती नहीं है. इसको आप विदाउट लेजर ही इजीली सॉल्व कर लोगे, बिकॉज इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्टी आती नहीं है. बट एडजस्टमेंट फॉर कंज्यूमेबल आइटम्स, सब्सक्रिप्शन, सैलरी जो भी है आपका, वहां पर आप लेजर से सॉल्व करो. इमीडिएटली आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा और आपका सम भी जल्दी सॉल्व हो जाएगा. टाइम भी वहां पे आपका सेव होगा. समझा आपको? बट प्लीज प्रैक्टिस करो सम्स की खूब ज्यादा. जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और मिस्टेक्स भी आपकी कम होंगी, प्लस आपका टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा होगा उसमें. और किसी को कुछ डाउट तो मेरे को बताओ.